इससे पहले की कक्षाओं में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्राचीन मत विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए थे उनके बारे में व्याख्या की थी। प्राचीन मत प्रमुख रूप से स्वेस, होम्स, जेफरीज, डेली और वान डर ग्राफ्ट के द्वारा दिए गए थे। इसी संदर्भ में हमने अभिनव मत या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो नवीनतम मत या विचार दिए गए हैं उनके बारे में बात की और हमने देखा था कि अभिनव मत IUGG के द्वारा दिया गया है। IUGG से तात्पर्य हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स से है। IUGG ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अपना जो मत या विचार दिया है वो कुछ आधार या स्रोतों के आधार पर दिया है। हमने इन आधार या स्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित करके इनका अध्ययन करना प्रारंभ किया था। इनमें जो प्रथम श्रेणी थी वो अप्राकृतिक स्रोत थे और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत हमने प्राकृतिक स्रोतों को रखा था। अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की थी। अप्राकृतिक स्रोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के हैं: घनत्व, दबाव और ताप। इन अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जो जानकारी मिलती है उसको हमने समझा था। जैसे कि घनत्व के बारे में हम बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घनत्व में भी वृद्धि होती है और घनत्व की यह वृद्धि पृथ्वी के ऊपरी स्तर से निचले स्तर या केंद्रीय भाग तक भिन्न भिन्न रूप में होती है और इससे हमें यह मालूम चलता है कि पृथ्वी घनत्व या संगठन की दृष्टि से आंतरिक भाग में अनेक परतों में विभाजित हुई है। इसके बाद में हमने दबाव के बारे में बात की थी। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाते हैं दबाव भी बढ़ता जाता है, अर्थात दबाव और गहराई में भी समानुपाती संबंध होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग या जो करोड़ भाग है, सबसे निम्न भाग है, उसमें सर्वाधिक दबाव होता है और यह दबाव ऊपर की परतों के भार के कारण ना होकर यह दबाव आंतरिक भाग के स्वयं लोहे और निकल जैसे भारी तत्वों या पदार्थों के बनने के कारण होता है। उसके बाद में हमने तापमान के बारे में बात की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और तापमान में भी समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे तापमान में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा तापमान के संदर्भ में हमने समझा था कि जो ये तापमान में गहराई के साथ वृद्धि होती है इस वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है, अर्थात किसी भाग में तापमान की वृद्धि अधिक होती है तो किसी भाग में तापमान की वृद्धि कम होती है। ठीक है, इस प्रकार प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत हमने घनत्व, दबाव, तापमान को रखकर इनका अध्ययन किया था और इन सभी अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर IUGG ने यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है और इसी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए IUGG ने यह माना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना विभिन्न परतों में या संगठन के आधार पर विभिन्न परतों में बटी हुई है। आज हम प्राकृतिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक स्रोतों की बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में वे स्रोत जो हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं और ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं।
अब कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, तो उनकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले खनन यानी कि माइनिंग क्रिया को रखेंगे। उसके पश्चात हम उल्काओं के अध्ययन को इस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तीसरे नंबर पर हम ज्वालामुखी, उद्गार अध्ययन के बारे में बात करेंगे और सबसे अंत में हम भूकंप विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत अप्राकृतिक स्रोतों में अपने क्या रखा था, घनत्व, दबाव और तापमान। ठीक है, तो अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत इन सभी स्रोतों से कुछ ना कुछ आंशिक रूप में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक विस्तृत जानकारी हमें भूकंप विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, परंतु अभी तक जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक योगदान भूकंप विज्ञान का है। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक स्रोतों की बात के अंतर्गत खनन की या माइनिंग की बात करेंगे। खनन, माइनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि खनन से पृथ्वी के बारे में या आंतरिक संरचना के बारे में हमें कितना ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम स्थलीय भाग पर खनन की बात की जाए तो स्थलीय भाग पर वर्तमान में 3.2 किलोमीटर तक की गहराई का अध्ययन किया जा चुका है, अर्थात इतनी गहराई से मानव पृथ्वी से खनिज पदार्थ प्राप्त करता है। इसलिए हमें पृथ्वी की मात्र 3.2 किलोमीटर की गहराई का पता या यहाँ तक कि चट्टानों के स्वभाव का पता खनन क्रिया से चलता है। जलीय भाग की बात करें तो जैसे कि यह महासागर है और महासागर के नितल के नीचे स्तर भाग प्रारंभ होता है। महासागरों पर जहाजों के द्वारा ड्रिलिंग करके खनिजों का निष्कासन किया जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो अधिकतम 12 किलोमीटर की गहराई तक का हमें ड्रिलिंग या इन समुद्री जहाजों के द्वारा जो खनन क्रिया होती है उसके द्वारा 12 किलोमीटर तक की गहराई की पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें मालूम चल सका है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ही हमें पृथ्वी की कोई विशेष आंतरिक संरचना की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी की जो आंतरिक रूप से या केंद्रीय भाग की गहराई है वो धरातल से 6371 किलोमीटर तक है, जबकि खनन क्रिया स्थलीय भाग पर खनन क्रिया के द्वारा हमें सिर्फ 3.2 किलोमीटर तक हम आंतरिक संरचना की अध्ययन की दृष्टि से पहुंच पाए हैं। और जलीय भाग या महासागरीय नितल के नीचे की बात की जाए तो लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक हमने अध्ययन किया है। इस 12 किलोमीटर में भी 6 किलोमीटर तो जलीय भाग की गहराई और मात्र 6 किलोमीटर अंदर हमने स्थलीय भाग में या महासागरीय नितल के नीचे जो महासागरीय पृष्ठ है उसमें हम 6 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाए हैं। तो इससे हम यह बता सकते हैं कि खनन के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत हम अब खनन के पश्चात
दूसरे स्थान पर उल्काओं के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। उल्काएं अंतरिक्ष से पृथ्वी सतह पर उल्कापिंडों का गिरना होता है। ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी सतह पर कुछ उल्कापिंड गिरते हैं और इन जो उल्कापिंडों की चट्टानें हैं उन चट्टानों का स्वभाव पृथ्वी की चट्टानों के समान होता है। इसलिए इन उल्काओं की चट्टानों का जो हम अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन हम पृथ्वी की समान चट्टानों के अध्ययन के समान मानकर इनका अध्ययन किया जाता है और इनसे थोड़ा बहुत पृथ्वी के अंदर जो चट्टानियों का संगठन है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उल्काओं के अध्ययन की बात की जाए तो उल्काओं के अध्ययन के पश्चात अब हम ज्वालामुखी उद्गार का अध्ययन करने के आधार पर हमें कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या होती है। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ऊपरी धरातल से 200 से 300 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इन मैग्मा चैम्बर से मैग्मा सतह की ओर आता है और सतह पर किसी बिंदु या दरार से उद्गारित होकर यह मैग्मा सतह के ऊपर विस्तृत हो जाता है या सतह के ऊपर फैल जाता है। जब यह मैग्मा सतह पर फैलता है तो इसे हम लावा कहते हैं और ये लावा समय के अनुसार ठंडा होता है और ठंडा होने के उपरांत यह ठोस होकर चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, इन चट्टानों के संगठन का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है और उससे हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानों का संगठन पाया जाता है या इन चट्टानों में कौन कौन से पदार्थ अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर लगभग 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इन सक्रिय ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है उस लावा का संगठन भिन्न भिन्न होता है। किसी में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो किसी में पोटेशियम सोडियम की मात्रा अधिक होती है। अर्थात विभिन्न गहराई से जब ये लावा उद्गार होता है तो विभिन्न गहराई पर चट्टानों के संगठन के बारे में हमें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 200 किलोमीटर की गहराई के आगे नीचे से या गहराई से आगे ज्वालामुखी उद्गार कभी नहीं होता है। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी हमें 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास की चट्टानों के संगठन के बारे में ही जानकारी मिल पाती है। अर्थात ज्वालामुखी उद्गार के अध्ययन के आधार पर भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो प्राकृतिक स्रोत है IUGG उनके अंतर्गत चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के अध्ययन द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है और आगे भी इस विज्ञान के द्वारा हमें कई जानकारियां मिलने की संभावना है। भूकंप विज्ञान की बात की जाए तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है और इस सिस्मोग्राफ यंत्र की हम बात करें तो इस पर जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया जाता है और
सिस्मोग्राफ पर जो भूकंपीय तरंगे अंकित होती है, उन तरंगों की बात की जाए तो ये भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। टी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, भूकंप विज्ञान के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो भूकंपों का अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है, और सिस्मोग्राफ यंत्र पर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन या भूकंपीय तरंगों के आधार पर इनका अंकन होता है। तो सिस्मोग्राफ यंत्र पर भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है। और ये भूकंपीय तरंगों की हम बात की जाए तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है, टी तरंग, एस तरंग और तीसरी होती है एल तरंग। इनके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो भूकंप के बारे में हम विस्तृत जानकारी पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत करेंगे। अभी हमें केवल जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमें भूकंप विज्ञान से जानकारी प्राप्त होती है, केवल उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पृथ्वी के धरातल के नीचे जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है और तरंगों के माध्यम से ये भूकंप धरातल पर पहुंचता है। धरातल के जिस बिंदु पर यह भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उस स्थान को हम भूकंप मूल कहेंगे, और धरातल पर सबसे पहले भूकंप जिस बिंदु पर पहुंचता है उस बिंदु को हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अब बात की जाए भूकंपीय तरंगों की, तो भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली तरंगे जो इस धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है उन तरंगों को हम पी तरंगे कहते हैं। ठीक है, और भूकंप मूल से अधिकेंद्र बिंदु पर जो तरंगे पी तरंगों के पश्चात पहुंचती है उन्हें हम एस तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की तरंगे हमने देख ली, भूकंप मूल से अधिकेंद्र बिंदु पर या जहां से भूकंप उत्पत्ति हो रही है, और धरातल के जिस बिंदु पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है तो उत्पत्ति से पहुंचने वाले बिंदु तक जो तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी उन्हें हम पी तरंगे कहते हैं। इसी कारण पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, पी तरंगों के पश्चात भूकंप मूल से अधिकेंद्र बिंदु पर एस तरंगे पहुंचती है, इसलिए एस तरंगों को हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो धरातल के पास पी और एस तरंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य तरंगे भी चलने लगती है। इन अन्य तरंगों को हम एल तरंग कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की तरंगे हैं। इन्हीं तरंगों का अंकन विभिन्न स्टेशनों पर जो सिस्मोग्राफ यंत्र रखे जाते हैं, ये सिस्मोग्राफ यंत्र है, इन यंत्रों पर इन्हीं तरंगों का अंकन होता है। और ये तरंगें 3 प्रकार की होती है। जो भूकंप मूल से अधिकेंद्र पर जो सबसे पहले प्रवाहित होती है उसे हम प्राथमिक तरंग या पी तरंग कहते हैं। भूकंप मूल से अधिकेंद्र पर जो पी तरंगों के पश्चात तरंगे पहुंचती है उन्हें हम एस तरंगे कहते हैं। ये दोनों तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रवाहित होती है, इसलिए इन दोनों तरंगों को हम सम्मिलित रूप से शरीर तरंगे, कायिक तरंगे या बॉडी वेव्स भी कहते हैं।
ठीक है। पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें भूशरीर तरंगे, कायिक तरंगे या बॉडी वेव्स कहा जाता है। जबकि एल तरंगे आंतरिक भाग में प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये अधिकेंद्र से स्थिर भाग के दोनों ओर बढ़ जाती है, इसलिए इन तरंगों को हम एल तरंग या धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। तीन प्रकार के तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। ये तीनों तरंगे सिस्मोग्राफ पर अंकित होती है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा तीनों तरंगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम इन तीनों तरंगों के बारे में इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को पढ़ेंगे और विशेषताओं के पश्चात हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन तरंगों के द्वारा हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे तीन तरंगों। सबसे पहले हम बात करते हैं पी तरंग। ठीक है। पी वेव्स। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम लोगों ने देख लिया कि भूकंप मूल से अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम ये तरंगे धरातल पर पहुंचती है। ठीक है। और धरातल पर पहुंचने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग। ठीक है। इसके बाद में बात की जाए तो इन तरंगों की गति ध्वनि तरंगों के समान होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसे चलती है, देखो हमने बताया था ये भूकंप मूल है और ये अधिकेंद्रीय धरातल है। तो ये तरंगे भूकंप मूल से धरातल की ओर किस प्रकार से चलेगी, ये कहीं तो ज्यादा चौड़ी होगी, कहीं ये सकड़ी रहेगी। ठीक है। फिर कहीं चौड़ी, फिर कहीं सकड़ी। ठीक है। इस प्रकार से ये आगे पीछे की ओर इनका अणुओं का कंपन हो रहता है। स्प्रिंग की जैसे कभी ये दब जाती है, सक्रिय हो जाती है, फिर ये चौड़ी होकर आगे बढ़ जाती है, फिर ये सक्रिय हो जाती है, फिर चौड़ी होकर आगे बढ़ती रहती है। इसलिए ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती है और इन्हें हम अनुलंब या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। तो इनकी इस प्रकार की तरंगे होती है, इस प्रकार से चलती है, ध्वनि तरंगों के समान चलती है। ये आगे पीछे धक्के देती हुई चलती है और इन तरंगों को, इन ध्वनि तरंगों या जो अपने आगे पीछे धक्के देते हुए चलने के कारण उन्हें अनुदैर्ध्य या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगों के समान ही यह तरंगे चाहे ठोस हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैसीय पदार्थ हो, इन तीनों माध्यमों से ये तरंगे आसानी से गुजर जाती है। ठीक है। तो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैसीय माध्यम हो, यह पी तरंगे इन तीनों माध्यम से आसानी से गुजर जाती है। इन तरंगों की गति या वेग की बात की जाए तो इनकी गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। इन तरंगों की गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह औसत गति होती है, लेकिन ठोस माध्यम में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ठीक है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा
पी तरंगे ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यम से गुजरती है, परंतु पी तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है और इनके अगर औसत वेग या गति की बात की जाए तो इनका औसत वेग या गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। ठीक है। और पी तरंगों के पश्चात धरातल पर एच तरंगे प्रकटित होती है। ये हमने पी तरंगों के बारे में कुछ विशेष बातें की जो हमारे इस अध्याय की दृष्टि से या इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेगी। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले प्रकट होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, अर्थात भूकंप मूल से पी तरंगे सबसे पहले धरातल पर अधिकेंद्र बिंदु पर पहुंचेगी, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान गति करती है, अर्थात आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे या मतलब पी तरंगे चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो, तीनों माध्यमों से आसानी से इनको पार कर जाती है या इनसे गुजर सकती है। इनकी औसत गति की बात की जाए तो पी तरंगों की औसत गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, लेकिन ठोस माध्यम में इनकी गति सर्वाधिक बढ़ जाती है या सर्वाधिक होती है। पी तरंगों के पश्चात जैसे ही धरातल पर अधिकेंद्र बिंदु पर पी तरंगे पहुंचती है, उसके पश्चात दूसरी तरंगे धरातल की ओर जो पहुंचती है, उन तरंगों को हम एस तरंगे कहते हैं। पी तरंग पढ़ने के पश्चात अब हम एस तरंगों के बारे में बात करेंगे। एस वेव हमें पता है अधिकेंद्र बिंदु पर या धरातल पर एस तरंगे पी तरंगों के पश्चात प्रकट होती है, इसलिए एस तरंगों को हम द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। फिर एस तरंगों की बात की जाए तो ये इनका संचरण या इनका जो चलने का तरीका है वो कैसे होता है, जैसे कि जल व प्रकाश तरंगे चलती है। ठीक है। तो इनकी गति जल व प्रकाश तरंगों के समान होती है और इन्हें हम अनुलंब तरंगे कहते हैं। ठीक है। जबकि पी तरंगों का संचरण किसके हिसाब से था, ध्वनि तरंगों के साथ। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती थी, यानी कि वो उसमें अणुओं का कंपन आगे फिर पीछे फिर आगे, जिस प्रकार से स्प्रिंग दबाने के पश्चात फिर आगे बढ़ती है, फिर उसको दबाते फिर आगे बढ़ती जाती है, इस प्रकार से ध्वनि तरंगों के समान पी तरंगों का संचरण होता है। जबकि जल व प्रकाश तरंगों के समान एस तरंगे चलती है। ये जैसे तरंग की दिशा होती है उसके समकोण से आगे की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है। तो ये जल व प्रकाश तरंगों के समान इनकी गति होती है और ये अनुलंब तरंगे होती है और इनमें अणुओं का कंपन समकोण दिशा में होता है। ठीक है। इनकी गति की बात की जाए या वेग की बात की जाए तो इनका वेग 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। इसके साथ हमें जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है, एस तरंगों का संचरण केवल ठोस माध्यम में होता है। ठीक है। एस तरंगों के बारे में
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें ध्यान रखना है कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। जैसे इसके मार्ग में द्रव माध्यम आएगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और आगे केवल ठोस में ही यह गुजरती है। ठीक है। जबकि पी तरंगों के बारे में हमने देखा था कि पी तरंगे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, कोई सा माध्यम हो उससे गुजर जाती है, जबकि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। ठीक है। एस तरंगों के बारे में हमने बात कर ली। एस तरंगे पी तरंगों के पश्चात प्रकट होती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। जल व प्रकाश तरंगों के समान इनकी गति होती है, इन्हें अनुलंब तरंगे कहते हैं। इनके वेग की बात की जाए तो इनका वेग 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है, एस तरंगों का संचरण केवल ठोस माध्यम में ही होता है। ठीक है। एस तरंगों के पश्चात अब हम जो तीसरे प्रकार की तरंगे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और तीसरे प्रकार की तरंगे हैं एल तरंगे। ठीक है। एल तरंगों की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो ये तरंगे मात्र केवल धरातलीय भाग में चलती है। हमने देखा था डायग्राम में, एस तरंगे केवल धरातल के पास जो केंद्र बिंदु उससे दूर तो चारों दिशाओं में बढ़ जाती है, केवल उसके पास चलती है। इसलिए एल तरंगों का संचरण केवल धरातलीय भाग में चलती है, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन तरंगों की खोज HD लव के द्वारा हुई थी, इसलिए इन्हें हम लव तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। इनकी वेग की बात की जाए तो इनका वेग या गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। और बात की जाए तो ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। इसके अलावा इन तरंगों के जो चलने का माध्यम है, तो माध्यम की बात की जाए तो ये तरंगे ठोस माध्यम से गुजर सकती है, द्रव माध्यम से गुजर सकती है, लेकिन गैसीय माध्यम से इनका प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। तो एल तरंगे के बारे में हमने बात की। एल तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर नहीं चलती है, ये तरंगे धरातल के पास चलती है, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की खोज HD लव के द्वारा की गई, इसलिए इन्हें हम लव तरंगे या रेले तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। इन तरंगों के वेग की बात की जाए या गति की बात की जाए तो इन तरंगों की गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। और ये तरंगे P और S तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है। और इन तीनों तरंगों के बारे में बात की जाए तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे L तरंगे होती है। इनके माध्यम की बात की जाए तो L तरंगे ठोस माध्यम से गुजर सकती है, द्रव माध्यम से गुजर सकती है। ठीक है। इस प्रकार हमने भूकंपीय तरंगे थी जो P, S और L तीनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, और हमने यह देखा सर्वाधिक गति या वेग P तरंगों का होता है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। उसके पश्चात जो वेग की बात की जाए तो S तरंगों का वेग होता है 6 से 7 किलोमीटर, और अंत में L तरंगों का वेग सबसे कम होता है जो कि 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। इसके बाद में अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो P तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, जबकि S तरंगे मात्र ठोस माध्यम से गुजरती है, द्रव माध्यम से या गैसीय माध्यम से यह नहीं गुजर सकती है। और L तरंगों के बारे में बात की जाए तो L तरंगे ठोस और द्रव माध्यम से गुजरती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमें इन तरंगों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देते हैं कि
ये हमारी पृथ्वी है और ये है पृथ्वी के बीच में जो सबसे अंदर की परत है कोर भाग, ठीक है। ये सबसे बाह्य भाग और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर भाग, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पी तरंगों की। पी तरंगों के द्वारा हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो पी तरंगों के बारे में बात की जाए तो पी तरंगे, मान लो यहाँ ये है भूकंप मूल है, ये अधिकेंद्र है, तो पी तरंगे इस प्रकार इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी तरंगों का संचरण होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यह है 103 डिग्री तक, ये पृथ्वी का पूरा भाग है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 100 डिग्री का भाग है। दोनों अगर दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं तो पी तरंगों का संचरण पृथ्वी के ऊपरी भाग से 103 डिग्री तक सतत रूप से होता है, लेकिन 103 डिग्री से 143 डिग्री तक के बीच के क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंच पाती है। यह क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र में पी तरंगे क्यों नहीं पहुंच पाती है, इसकी हमें कोई विशेष जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता निरंतर लगे हुए हैं, ठीक है। तो पी तरंगों की हम बात की जाए तो ऊपरी भाग या भूकंप मूल से पृथ्वी पर 103 डिग्री तक के क्षेत्र में पी तरंगों का सतत या निर्विरोध रूप से प्रवाह होता है, ठीक है। और 103 से 143 डिग्री के बीच क्षेत्र में पी तरंगे प्रवाहित नहीं होती है। इस क्षेत्र को पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर पी तरंगे की बात की जाए तो ये कोर क्षेत्र में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक वेग होता है। यहाँ पर पी तरंगों की गति कम है, जबकि यहाँ पर पी तरंगों की गति सर्वाधिक हो जाती है इस क्षेत्र में। इसलिए हम यह बता सकते हैं, हमें पता है पी तरंगों की गति सर्वाधिक ठोस में होती है, इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग सर्वाधिक ठोस, ठीक है। ठोस तो यह बात भी है, लेकिन यहाँ पर पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है और हमें पता है कि पी तरंगों की सर्वाधिक गति कहाँ पर होगी, ठोस में होगी। इसलिए यह भाग अत्यंत ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर वाला भाग है वह अत्यंत ठोस अवस्था में है। तो हमें पी तरंगों के द्वारा क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, कोर भाग है, वो सर्वाधिक ठोस अवस्था के अंदर है। आंतरिक कोर का भाग किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। ये पी तरंगों के बारे में हमें पता चलता है। अब पी तरंगों के बाद में हम बात करेंगे एस तरंगों से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। एस तरंगों की हम बात करें तो ये पृथ्वी और ये कोर भाग, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। एस तरंगे यहाँ से चलती है, इस प्रकार से एस तरंगों का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन पी तरंगे यहाँ से 103 डिग्री और
103 डिग्री दोनों तरफ, जहां पर पी तरंगे 103 डिग्री से 103 डिग्री तक पी तरंगे सतत रूप से चल रही थी, वैसे ही एस तरंगे भी 103 डिग्री से 103 डिग्री पर क्षेत्र में सतत रूप से चलती है, लेकिन उसके बाद एस तरंगे इस क्षेत्र में नहीं चलती है। इस क्षेत्र को 103 डिग्री से 103 डिग्री तक के क्षेत्र को एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में पी तरंगे एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है, जबकि हमने देखा था कि पी तरंगे 103 डिग्री से 143 डिग्री तक के क्षेत्र पर नहीं पाई जाती थी। 103 डिग्री से 143 डिग्री तक का क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता था, जबकि एस तरंगे 103 डिग्री दोनों तरफ 103 डिग्री से आगे नहीं पाई जाती है, या इनका संचरण इस क्षेत्र में नहीं होता है, इसलिए इस क्षेत्र को एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंगों के द्वारा हमें पता चला था कि जो कोर है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है कोर, यहाँ पर पी तरंगों का वेग सर्वाधिक था, इसलिए यह भाग सर्वाधिक ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद में एस तरंगों के बारे में हमें पता है कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती है, द्रव और गैस माध्यम में नहीं करती है। इसलिए हम यह बता सकते हैं कि इस कोर का जो बाह्य भाग है, बाह्य कोर है, ये ठोस अवस्था में नहीं है, ये द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में होने के कारण एस तरंगे इस क्षेत्र में या कोर के बाहर अंदर प्रवेश नहीं करती है, बल्कि इसी से टकराकर ये साइडों में मुड़ जाती है। और इसी कारण हमें पता चलता है कि जो कोर का आंतरिक भाग है वो पी तरंगों के आधार पर हमें पता चला कि पी तरंगों की गति इसमें सर्वाधिक होती है, और पी तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस में होती है, इसलिए ये भाग अत्यधिक ठोस अवस्था में है। जबकि हमें ये पता है एस तरंगे ठोस माध्यम के अलावा किसी माध्यम में गति नहीं करती है, और इस बाह्य कोर के अंतर्गत एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है, और एस तरंगे यहाँ पर नहीं पहुंचती है। इसका तात्पर्य यह क्षेत्र बाह्य कोर क्षेत्र किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इस प्रकार हमें भूकंपीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त हुई है, और भूकंप विज्ञान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पी, एस और एल तरंगों के अतिरिक्त समय के अनुसार विद्वानों ने कुछ अन्य तरंगों के बारे में भी पता किया है, जैसे कि 1909 में जेफ्रीज महोदय ने अपने अध्ययन में बताया कि कहां पर किया इन्होंने अध्ययन, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में। ठीक है, 1909 में जेफ्रीज महोदय ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे यहाँ पर, और इन्होंने कुछ विशेष प्रकार की तरंगों के बारे में पता किया। इन तरंगों को इन्होंने नाम दिया पीजी और एसजी। पीजी और एसजी नाम क्यों दिया, क्योंकि इन पीजी तरंगों की गति पी तरंगों की तुलना में कम थी, और एसजी तरंगों की गति एस तरंगों की तुलना में कम थी। टी तरंगों की गति की बात की जाए तो इनकी गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक थी, जबकि एसजी तरंगों की गति की बात की जाए तो इनकी गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं 1909 में जेफ्रीज महोदय जो कि उनका अध्ययन क्षेत्र कौन सा था, क्रोएशिया की कल्पा घाटी। क्रोएशिया की कल्पा घाटी में ये सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि दो विशेष प्रकार की तरंगे हैं जिनकी गुण या विशेषताएं नहीं तो पी तरंगों से मिल रहे हैं, नहीं एस तरंग से मिल रहे हैं, और नहीं
एल तरंग से मिल रहे हैं। इन्होंने देखा कि ये विशेष प्रकार के तरंगे हैं और पीजी तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है और एलजी तरंगों की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी देखा कि पीजी और एलजी तरंगे केवल धरातल के निकट चलती है। ठीक है, ये तरंगे कहाँ चल रही है? धरातल के निकट, मतलब एल तरंगों से निचले क्षेत्र में ये धरातल के निकट ही चल रही है पीजी और एलजी। और इसके साथ साथ जब इन्होंने तरंगों का अध्ययन किया तो इन्होंने पता लगाया कि जो इनकी गति है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये गति केवल ग्रेनाइट चट्टानों में ही इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जेपी मोदी ने पृथ्वी के ऊपरी भाग में कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें चलती है, उन तरंगें चलती है, उन तरंगों को इन्हें पीजी और एलजी नाम दिया। पीजी तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, एलजी तरंगों की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इन तरंगों का जब इन्होंने विशेषताओं का अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि इस गति से ये तरंगे केवल ग्रेनाइट चट्टानों में चलती है। और इस आधार पर ही इन्होंने ये बताया जो पृथ्वी के ऊपरी वाला क्षेत्र है, ये ऊपरी वाला क्षेत्र कौन सी चट्टानों के द्वारा बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा। ठीक है, तो पीजी और एलजी तरंगों से हमें क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और इस परत में पीजी और एलजी तरंगे चलती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो उन्नीस सौ 23 में कोलनार्ड ने एक नई प्रकार के तरंग का पता लगाया, इसे इन्होंने टी स्टार तरंग नाम दिया। ठीक है, तरंगे नाम दिया। इसी प्रकार 1926 में जेफ्रीज महोदय ने फिर एक तरंग का पता लगाया और उस तरंग को इन्होंने पी एस स्टार तरंग नाम दिया। ठीक है, इसमें कोलनार्ड ने जब इन तरंगों का अध्ययन किया तो इन तरंगों के जो गुण है वो नहीं तो पी से मिलते थे और नहीं पीजी तरंगों से मिलते थे। ठीक है, तो ये अलग ही प्रकार की तरंग थी और इसे क्या नाम दिया? पी स्टार नाम दिया। जेफ्रीज मोदी ने जब अपना अध्ययन किया तो उन्होंने जो एस स्टार तरंग का नाम पता किया, यह एस स्टार तरंग के गुण नहीं तो एस तरंग से मिलते थे और नहीं एस जी से। ठीक है, तो नई जो तरंग उन्होंने अलग से तरंग बताई वो कौन सी थी? एस स्टार। ठीक है, तो पी स्टार के बारे में किसने बताया? कोलनार्ड मोदी ने। और उन्होंने जब इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि पी स्टार तरंगों की गुण नहीं तो पी तरंगों से मिलते हैं और नहीं पीजी तरंगों से मिलते हैं। ये एक विशेष प्रकार की तरंगे होती है और इन तरंगों की जो गति होती है वो गति केवल बेसाल्ट चट्टानों में होती है। ठीक है, और यह धरातल के निचले भागों में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद में जेफ्रीज मोदी ने जो एस स्टार चट्टान का पता लगाया उसके बारे में जेफ्रीज मोदी ने बोला कि ये तरंगे भी बेसाल्ट चट्टानों में चलती है और निचले भागों में चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तरंगों के अध्ययन किया। हमने तरंगों में हमने तीन प्रमुख तरंगों के बारे में बात की, पी, एस और एल। ठीक है, उनके बारे में जो पृथ्वी अंतरिक्ष के बारे में जो संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है उनसे उसके बारे में पता किया। उसके बाद में हमने पीजी और एसजी तरंगों के बारे में बात की और यह देखा कि पीजी और एसजी तरंगे केवल ग्रेनाइट चट्टानों में संचरित होती है या ग्रेनाइट चट्टानों में चलती है और ग्रेनाइट चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही है क्योंकि ये चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती है। फिर उसके बाद में हमें पी स्टार और एस स्टार तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और हमने देखा कि ये तरंगे केवल बेसाल्ट चट्टानों में चलती है
और बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के निचले भाग में पाई जाती है। इस प्रकार पीजी और एसजीसीएम में पृथ्वी के ऊपरी भाग मतलब ऊपरी जो परत है पृथ्वी की वो किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों से यह जानकारी मिलती है। जबकि पी स्टार और एस स्टार तरंगों से हमें यह पता चलता है कि जो पृथ्वी की भू प्रपट्टी है इसका जो निचली परत है ये किसके द्वारा बनी हुई है, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा, क्योंकि इन्हीं चट्टानों में ये तरंगें गति करती है।